भाई और बहनों, इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा एंड उन्हें समझाऊंगा भी। एंड अगर इन केस कोई सा पीवाईक्यू या क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व होगा तो मैं उन्हें पहले खुद समझूंगा एंड देन फिर आपको भी समझाऊंगा। तो कुछ इस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे इस वीडियो में भी और आगे आने वाली जितने भी चैलेंजेस की वीडियो उनमें भी। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में फिर से स्वागत है, जहां पर आज हमारा डे 3, यहाँ पर हम डेली 50 पीवाईक्यूज करते हैं। अब पिछले जो 2 दिन गए हैं उसमें से डे 1 में हमने जो है 35 पीवाईक्यूज करे थे और डे 2 में हमने जो है सिर्फ 15 पीवाईक्यूज करे थे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो ईजी थे एंड अभी जैसे जैसे गेट का लेवल बढ़ रहा है तो मतलब क्वेश्चंस भी थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। और ऑल्सो हमने जो है, जैसे कि आपको पता है कि हम पीवाईक्यू अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए एक एक पीवाईक्यू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि हमने पूरा जो कंसेप्ट है उसे स्टार्टिंग से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम पीवाईक्यू के थ्रू ही कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है जो वीडियोज़ हैं उनमें टाइम लग रहा है। तो चलो आज का जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। होप सो आज हम जो अपना टारगेट है उसे अचीव कर पाएँ। तो चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2008 का क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर वेरिएबल कॉम्बिनेशन विच कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, वेरिएबल ए, मतलब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए में हमारी जो वैल्यू 4 है, मतलब हमारा न्यूमेरिकल 4 कौन सा इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हमें ए की वैल्यू को 4 देगा, है ना। ये टर्नरी ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट यूज़ करा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई कंडीशन है एक, तो ठीक है। तो हमें देखना है कि x ग्रेटर देन वाई ट्रू या फॉल्स होती है। तो या तो हमें ये वाली चीज़ जो है ये हमें 4 ला के दे, या तो हमें ये 4 ला के दे, है ना। ऐसा मैंने कैसे करा कि यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली चीज़ वैल्यूएट होगी, यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन वैल्यूएट होगी। तो उसी से हमें फिर अंदाज़ा लगाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक और टर्नरी ऑपरेटर है कि x ग्रेटर देन z है तो x दो, नहीं तो z दो, और यहाँ पर y ग्रेटर देन z है तो y दो, नहीं तो z दो। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि x y z तीनों में से किसी की वैल्यू तो 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू 4 है, ठीक है, और किसी की वैल्यू 4 नहीं है, इसको हटाओ, यहाँ पर भी इसको हटाओ, ठीक है। सी और बी ऑप्शन हटा दिया, क्यों? क्योंकि हमारा इन्हीं किसी वैल्यू से तो 4 आ रहा है ना, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर फिर हमारा डी ऑप्शन भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो y है वो 4 है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको जो है एक बार रन करके देखते हैं। पहले हम ए ऑप्शन को लेते हैं, ए ऑप्शन से हमारा जो है क्या सीक्वेंस बनेगा, उसके बाद हम आई की बात करते हैं। देखो x ग्रेटर देन y, मतलब क्या 3 ग्रेटर देन 4 है? 3 ग्रेटर देन 4 है? नहीं है, तो हमारी कौन सी कंडीशन जाएगी? फॉल्स कंडीशन जाएगी। तो यहाँ पर बोलेगा हमसे y ग्रेटर देन z, 4 ग्रेटर देन 2 है हमारा, हाँ है, तो हमें z मिल जाएगा, नहीं तो हमें y मिल जाएगा ना। अगर y ग्रेटर देन z है तो हमें y मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे को 4 मिल जाएगा। हाँ, तो ये जो a है मेरे को 4 दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक MCQ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, तो हम जो है ऑप्शन बी को भी जो है एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4 है क्या? 5 ग्रेटर देन 4, हाँ, हाँ है, ठीक है। तो हमें फिर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है, x ग्रेटर देन z, 5 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, तो हमें z मिल जाए, नहीं, तो इससे नहीं मिला, तो हमारा ए ऑप्शन है वही करेक्ट हो गया, जिसका कि करेक्ट आंसर है ए। तो x 3 होना चाहिए, y 4 होना चाहिए और z 2 होना चाहिए। तो इसका जो हम आंसर है उसे चेक कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ हमारा गेट 2028 का क्वेश्चन है, जो कि है अगेन हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो कल एक भाई ने बोला था कि मतलब हाफ उसमें क्वेश्चन को रखा करो ताकि हमारी मतलब अच्छे से हम समझ सकें कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये सब जो है आपके लिए बनाई है। तो आई होप कि आपको जो ये चीज़ पसंद आई हो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। तो यहाँ पर जो हमें सी कोड दिया है इसका हमें आउटपुट बताना है। चलो तो रन कर लेते हैं इसको सीधे से। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है इंट मेन, ठीक है, तो a ऑफ 6x है, ठीक है, i j, i लेस देन j, a ऑफ i प्लस प्लस एंड j माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारी एक कैरेक्टर एरे दी है, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया वर्ल्ड WORLD, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 से चालू हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है,
प्रिंट एफ परसेंटेज एस बैकस्लैश एन और ए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ए जो है वो क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए ऑफ आई प्लस प्लस इक्वल टू ए ऑफ जे माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हमारा जो नल कैरेक्टर है वो यहाँ पर होगा, इतना तो हमें पता है। तो जे की वैल्यू जैसे 5 है, तो ए ऑफ 5 हो जाएगा नल और ए ऑफ 0 में चला जाएगा नल। तो यहाँ से मैं आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये रीड करेगा तो इसे नल मिलेगा और ये एग्जिट कर जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें नल स्ट्रिंग। तो इसका जो आंसर है वो हो गया हमारा नल स्ट्रिंग। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर को हम। इसका जो आंसर है वो है नल स्ट्रिंग, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है गेट 2008 का क्वेश्चन है। तो गेट 2008 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इसको चलो हम सॉल्व करें, काफ़ी बड़ा सा हमें क्वेश्चन लग रहा है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो हमें क्या है, कंसीडर प्रॉब्लम व्हाट डज इट प्रिंट। हमें इसका जो है प्रिंट बताने क्या करेगा ये, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है मेन फंक्शन रन होगा, तो मेन फंक्शन num1 5 है, लिख लेते हैं वेरिएबल्स को। num1 5 है, num2 हमारा 4 है, और एक tmp वेरिएबल है जो कि अभी इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, num1 अगर num2 से बड़ा है, 5 ग्रेटर देन 4 है, तो swap1 को कॉल करना है, ठीक है। चलो swap1 को कॉल कर लेते हैं हम। ये रहा हमारा swap1, ठीक है। इसको हमने कॉल किया, कहाँ है swap1, कहाँ गया swap1? swap1 फंक्शन इज गिवन और नॉट, ओके। ये रहा, ये फंक्शन है हमारा swap1, जो कि एक मैक्रोस की तरह डिफाइंड है। तो जहाँ पर भी अब हमें ये देखना है swap1 लिखा हुआ है, swap1 num2, वहाँ पे हमें ये वाली चीज़ लिखनी है, ठीक है। चलो, तो टेम्प में चले जाएगा हमारा a, ठीक है। टेम्प में हमारा चला गया a मतलब हमारा चला गया 5, और a इज इक्वल्स टू हो गया b, तो num1 हो गया num2, मतलब a हो गया हमारा b क्या गया था हमारा num2 मतलब 4, और b हो गया हमारा टेम्प, b हो गया हमारा tmp, तो b में चला गया हमारा 5, ठीक है। तो a 4 हो गया, यहाँ से स्वैप हो गया हमारा, ठीक है। a इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 4 और b इक्वल टू हो गया हमारा 5, ठीक। अब हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ num1 इज़ लेस देन num2, क्या num1 जो है 5 इज़ लेस देन 4 है? नहीं, 5 इज़ लेस देन 4 तो है नहीं, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो ये वाली चीज़ चलेगी नहीं। इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num1, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है num2 के, तो 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू num2, तो हाँ ये वाली चीज़ तो ट्रू है। तो अब हम swap3 फंक्शन को कॉल करेंगे, तो swap3 फंक्शन हमारा ये रहा। तो इसमें हम क्या है, पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल या आपकी जो वैल्यू उनमें चेंज होगा। तो चलो इसका आंसर अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमसे बोला इन स्टार है, ठीक है। इन टेम्प लिया है हमने, यहाँ पर एक टेम्प लोकल वेरिएबल है, ओके। टेम्प इक्वल टू स्टार है, जो ए में वैल्यू थी वो टेम्प में चली गई, ए में हमारी वैल्यू थी 5। स्टार है इक्वल टू स्टार बी, जो ए में जा रही है फिर हमारी सॉरी टेम्प में ए की वैल्यू थी 5, तो यहाँ से टेम्प में चली गई हमारी ए की वैल्यू, मतलब 5 चला गया, और ए में चली गई बी की वैल्यू, मतलब ए में चली गई 4 चला गया, और बी की लोकेशन पे चला गया टेम्प, बी की लोकेशन पे चला गया टेम्प मतलब 4। तो अब हमें क्या है, प्रिंट है num1 num2, तो num1 मतलब हमारा हो जाएगा बी, तो बी हमें प्रिंट करके देगा 4, बी हमें प्रिंट कर, बी में क्या जा रहा है हमारा टेम्प जा रहा है, तो बी में 5 प्रिंट हो जाएगा, और ए में हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। तो 4,5 जो है इसका आंसर होना चाहिए। सो लेट्स सी आगे, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है। तो इस भाई का आंसर है 1C ऑप्शन 4,5, जो कि हमारा आंसर आ रहा है 4,5, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमसे वो कह रहा है कि कंसिडर द सी प्रोग्राम गिवन बिलो, व्हाट डज इट प्रिंट। तो कुछ 2008 में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पर हमें कोड का बस आउटपुट बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका हमें क्या आउटपुट देगा, i, j दिया है हमें, इंट a, ठीक है। ये एरे दिया है हमें, फॉर i लेस देन 3, i++, ठीक है। तो
एरे बना लेते हैं, ठीक है। एक एरे का नाम है ए, 0 1 2 3, आगे हम बढ़ते रहेंगे। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑफ आई फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1, ठीक है। तो ए ऑफ आई पे क्या चला गया, आई प्लस, ए ऑफ आई पे गया हमारा 1 प्लस 1 मतलब 2 चला गया। अब फिर आई प्लस प्लस हो गया हमारा, आई प्लस प्लस यहाँ भी हुआ है और आई प्लस प्लस यहाँ भी हुआ है, तो ये हमें देखने वाली बात है। तो यहाँ पर आई हमारा 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई की वैल्यू थी 0, आई इक्वल टू हुआ हमारा 3, ठीक है, सॉरी 2 हो गया यहाँ पे आई, हाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 आई, ठीक है। यहाँ पर हो गया आई इक्वल, आई प्लस प्लस हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। फिर हमारा जो है आई इक्वल टू 0 है, अच्छा यहाँ से भी तो होगा ना फिर, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले ये कंडीशन आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 3 है, ठीक है। अंदर जाओ लूप के, ये एग्जीक्यूट करो, फिर इंक्रीमेंट करो, ठीक। तो यहाँ से ये रन होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, फिर आई इक्वल टू 2 लेस देन 3 चेक होगा, और 2 लेस देन 3 है हमारा, तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2 प्लस 1, तो ए ऑफ 2 एलिमेंट कौन सा है, 0 1 2, थर्ड एलिमेंट है, यहाँ से थर्ड एलिमेंट 0 1 2, और ए ऑफ 2 में क्या हो जाएगा, प्लस 1 ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब मैं जो है इसको इरेज कर देता हूँ इतनी चीज़ को, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ये जो लूप है रन कर ली। अब आई प्लस प्लस होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 3 नहीं होता, तो लूप हमारी खत्म। अब आई माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर आई प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे 4 हो गया आई, यहाँ पे आई कितना हो गया 4, ठीक है। फिर कंडीशन चेक हुई तो 4 इज लेस देन 3, तो यहाँ पर हमारा आई का ऐसा हो गया वापस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आई जब वापस हमारा 3 हुआ तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू जो है उसे सर्कल करके रख देते हैं, आई इक्वल टू 3 हाईलाइट कर लेते हैं, जे इक्वल टू 7, जे लेस देन, अगर जे हमारा ग्रेटर देन 4 है तो हमें जे माइनस माइनस करना है, ठीक है। इंट आई, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिफाइन है आई, ये जो आई है इसका और इसका कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू जे बाई 2, मतलब 7/2 हमें देगा 3। अब ए ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई माइनस 1, ए ऑफ आई मतलब 0 1 2 3, इसमें -1 कर दिया ना हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। 4 की जगह हमारा हो गया 3, ठीक है। अब फिर से जो हमारी जे माइनस माइनस होगा, जे माइनस माइनस हुआ तो मतलब हमारा जे हो गया 6, ठीक है। यहाँ 6 अभी ग्रेटर देन 4 है, तो हम लूप के अंदर जाएंगे, आई हो जाएगा हमारा 6/2 जो कि अगेन 3 हो रहा है, तो इस बार ए ऑफ 3 में ए का -1 हो जाएगा, तो ए ऑफ 3 में -1 हुआ, तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ओके। इसके बाद हमारा 2 हो गया, फिर से हम जो है जे माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, अभी 5 जो है ग्रेटर है, 5/2 होता है हमारा, 5/2 होता है हमारा 2, तो आई की वैल्यू ए ऑफ 2 गया, तो ए ऑफ 2 में -1 कर दिया तो यहाँ पर हो गया 3, ठीक है, यहाँ पर हो गया 3, एंड फिर जे माइनस माइनस हुआ तो अब हो गया 4 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, तो कंडीशन हुई फॉल्स। अब हम आएंगे प्रिंट वाली स्टेटमेंट पे, तो आई की वैल्यू तो हमारी 3 प्रिंट होगी, और ए ऑफ आई मतलब हमारा ए ऑफ आई है ना, तो ए ऑफ आई तो हमारा 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2 प्रिंट, तो 3,2 जो है इसका सी ऑप्शन होना चाहिए आंसर। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन ही भूल गया, ओके मिल गया मेरे को, ये है 1.5 हाँ, इसका जो ऑप्शन है 3,2 ऑप्शन आंसर है इसका, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन 3,2। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमसे ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ABCDEF, ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अब हम।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, बी ऑफ 3, 2 कैर स्टार बी इक्वल टू स्टार बी। तो जो हमारा बी जो है वो किसे पॉइंट कर रहा होगा, हमारा इसको कैरेक्टर एरे को, ठीक है। What should be the content of the array B at the end of the program। तो ये जब प्रोग्राम पूरा फिनिश हो जाए एग्जीक्यूट करना, तो B के क्या हमारे कंटेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, ठीक है, i इक्वल टू j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस, ठीक है। तो j वाली जो लूप है हमारी 3 टाइम चलेगी हर बार, और जो i वाली लूप है वो 2 बार चलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3,2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्टार p प्लस 2 इंटू जे प्लस आई इक्वल टू ए ऑफ आई कोमा जे, ठीक है। तो यहाँ से पहले a से बनना चालू होगा। ए ऑफ आई कोमा जे क्या होगा, पहले 0,0, ठीक है, ओके। फिर होगा 0,1, फिर होगा 0,2, 2 तक जाएगा ये, ठीक है। तो हमारी जो ये एरे है ये ऐसे कुछ डिफाइन है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ हर एक में 2 आएंगे, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है कह रही है p प्लस 2 इंटू जे, 2 इंटू जे तो 0 ही हो गया, प्लस आई भी 0 है। तो यहाँ पे स्टार p ही हो गया हमारा। तो स्टार p क्या हो गया, a ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर ये पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट पे, उधर ही क्या बनना है, हमें a भर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर से जो लूप है रन करेगी किसके लिए, 0,1 के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 0,1, जे हमारा 1 हो जाएगा इस बार। तो स्टार p प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2, और i तो 0 है हमारा, ठीक है। तो p प्लस 2 हो जाएगा हमारा। इसका मतलब p कहाँ जाएगा हमारा, p अभी इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो +2 मतलब 1 2। तो यहाँ पे जाके हमारा जो है b भरा जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो अब ये हम यहीं से जो है डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो है ये ए और बी आ गए हमारे, एंड ऐसा कोई और ऑप्शन में है नहीं। बट फिर भी हम जो है अगले उसके लिए भी रन कर ले, ताकि जो हमारा ऑप्शन हो करेक्टली मैच हो जाए। इसके बाद होगा ए ऑफ पी प्लस आई की वैल्यू हुई हमारी, आई की वैल्यू सॉरी जे की वैल्यू हुई हमारी 2। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो आई गेस मैंने कुछ किया है गलत, क्योंकि यहाँ पे 4 इंडेक्स तो आएगा नहीं, तो मेरे ख्याल से इधर बढ़ेगा पॉइंटर। तो यहाँ पे 0 था, 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, तो यहाँ पे आएगा b। अब हमारा हो जाएगा p प्लस 4, है ना, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो 0 1 2 3 4, मतलब 1 होगा तो इधर, 2 होगा तो इधर, 3 होगा तो इधर, 4 होगा तो इधर। तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, a b c? हाँ। अब हमारा ऑप्शन होगा, अब हो जाएगा हमारा 1,3 हो जाएगा ना। तो क्योंकि अब जो ये जे वाई लूप 3 बार एग्जीक्यूट हो गई, तो अब आई की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, है ना, और जे की वैल्यू होगी 1 0 1 1 1 2। ये अब हमारी लूप ऐसे चलेगी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं स्टार पी। तो 2 इंटू जे, अभी हम इसके लिए चला रहे हैं 1,0 को 0 के लिए। तो ये तो 0 हो गया, तो p प्लस 1 हो गया, है ना। तो p प्लस 1 के लिए हमारे जो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा d, क्योंकि 1 का 0 इंडेक्स, ठीक है, d। तो अब हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कि है b वाला। तो इसका जो आंसर है वो मेरे ख्याल से b ऑप्शन होना चाहिए। तो हम देख लेते 1.57 का बी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से कुछ जो है फिल होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर मेरे को दिक्कत आई थी कि इस क्वेश्चन में कि मैंने क्या करा था, जैसे जो हमारी बी एरे थी वो कुछ इस तरीके की दी होती कि 3 एरे में 2 के कॉलम्स है ना, 2 के कॉलम्स है, ये हमारी बी एरे थी। तो मैंने जब यहाँ पर बढ़ाने की बारी आई थी तो मैंने इसको ऐसे करके बढ़ाया था। तो ऐसे करके क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा बी है वो एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बी वाली जो एरे उसको लेता हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छे इसको समझाता हूँ आपको। जैसे जो हमारी बी एरे क्या दी है हमें, 3 और 2 की दी है ना। तो रिकॉर्डिंग देख लें, चालू है, ठीक है। तो एरे दी है 3, 2, इसका मतलब जो बी एरे है उसमें 3 एरेज होंगी जिनके 2 के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा तो देखो, बी में 3 एलिमेंट होंगे, इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो बी एरे बना लेते हैं 3 एलिमेंट की, एक ये हो गया हमारा 2 दूसरा एलिमेंट, ये हो गया हमारा तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक एलिमेंट भी तो होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक एलिमेंट भी हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो बी है ये पूरी एरे भी होगी हमारी, है ना। ये जो बी है ये हमारी पूरी एरे भी होगी। तो ये पूरी एरे है जिसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट हैं। ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये 3 एलिमेंट हैं इसके। ये दूसरा एलिमेंट है इसका जिसका इंडेक्स 1 होगा। ये तीसरा एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 2 होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बी की बात करें ना तो बी किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे, है ना। मतलब ये जो एरे का जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है मतलब 100 को पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर हम बी लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसे लेगा, ठीक है। तो ऑलवेज जो हमारा एड्रेस रहता है वो किसे पॉइंट करता है, वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, अगर मैं स्टार पी इक्वल टू स्टार बी लिखता हूँ तो जो पी है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा बी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा, वो हम फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम बात मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी हो गया। अब अगर हमें एक कदम अंदर जाना है, ठीक है, अगर हमें एक कदम अंदर जाना है तो हम स्टार लगा के अंदर जाते हैं, और अगर हमें एक कदम बाहर आना है तो हम % लगा के आते हैं, मतलब इससे एड्रेस निकलता है ना, तो इसलिए हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता कि स्टार पी इक्वल टू n% ऑफ बी, अब देखो बी क्या है, एरे का पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा ना वो, तो एरे का पहला एलिमेंट हो गया ये, और स्टार पी दिया है, स्टार पी तो कोई एड्रेस ही स्टोर करेगा, इतना तो हमें पता है, ठीक है। कैरेक्टर है ना, तो किसी कैरेक्टर का जो एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। अब बी से एक कदम आगे आने का क्या मतलब है, बाहर आ रहे हैं, मतलब हम जो है पूरी एरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर हम एक कदम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सीधा हम यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा है, स्टार पी इक्वल टू स्टार बी, मतलब बी कहाँ पॉइंट कर रहा था, उसके पहले एलिमेंट पे, और हम उसके भी अंदर घुस गए, मतलब हम यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार लगाने का मतलब क्या, अंदर जाना, तो हम ये पहले एलिमेंट पे पॉइंट करने लगे, ठीक है। तो जो पी है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, इस वाले, ये जो है ना राइट से जो मैंने पहला एलिमेंट उसे उसका एड्रेस जो स्टोर करेगा। इसलिए जब हम इसमें एड्रेस में +1 कर रहे थे तो वो एक आगे जा रहा था, क्यों, क्योंकि इसका साइज ही जो है एक कैरेक्टर जितना है, तो जितना इसका साइज है उतना ही आगे बढ़ता है। अगर बी हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होता ना, जो हमारा पी है वो अगर हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होता तो हम फिर इस पे शिफ्ट हो जाते, और अगर बी पूरी एरे पे पॉइंट कर रहा होता, मतलब अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते तो हम डायरेक्ट यहाँ आते, अगर हम स्टार पी +1 करते। तो ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में लगा था। तो आई होप कि आपको भी समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि अच्छा, तो ये 2 क्वेश्चन है बेसिकली हमारे, 1.58 और 1.59। तो यहाँ पर मैंने जो है 1.58 क्वेश्चन उसको लिखा है, उसके ऑप्शन है, और अगले स्लाइड पे सो मेरे पास 1.59 क्वेश्चन है। चल, तो कंसिडर कोड फ्रेगमेंट, व्हाट डज f ऑफ 173 प्रिंट। तो हमें यहाँ पे 173 जो है उसे रन करना, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ कि सही क्वेश्चन प्रिंट हुआ है कि नहीं अपना। हाँ ठीक है, 173 ही बोल रहे हैं हमसे। तो चलो अब हम रन करते हैं। तो इफ n is less than equal to 1,
तो n तो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो हमारा ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और प्रिंट एफ हम करेंगे n mod 2। ठीक, तो यहाँ से जो है हमारा, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, यहाँ से आया 3, 1 जा 3, 3 6 जा 12, यहाँ से आया 1। ठीक, तो रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है। तो यहाँ से हमारा जो है 86 जो है एफ ऑफ हम उसमें कॉल करेंगे। चलो, तो हम ट्री बना लेते हैं, सबसे सही रहेगा। एफ ऑफ हमारा क्या कॉल हुआ, 173, जिसने कि आगे कॉल किया एफ ऑफ 86, जो कि हमारा आगे कॉल करेगा हमारा। अब यहाँ पे देखो डिवाइड बाई 2 भी हो रहा है ना, n डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू 86 थी, वो हमें याद रखना है ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ कॉल होगा 43, यहाँ से फिर कॉल होगा, क्योंकि ये कब तक कॉल हो रहा है, जब तक हमारा 1 के इक्वल नहीं हो रहा है, या 1 से मतलब 0 या माइनस ऐसे कुछ नहीं, मतलब 1 से इक्वल या छोटा नहीं हो रहा, तब तक हमारा ये कॉल होना है। इसके बाद एफ ऑफ हमारा कॉल हो जाएगा 21, एफ ऑफ हमारा कॉल होगा 10, देन एफ ऑफ कॉल हो जाएगा हमारा 5, यहाँ से होगा एफ ऑफ 3, सॉरी एफ ऑफ 2 कॉल होगा ना, एफ ऑफ 2। अब यहाँ से कॉल होगा हमारा एफ ऑफ 1, और जब हमारा 1 के इक्वल हो रहा है तो हमें सीधा 1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, रिटर्न 1, ठीक है, मतलब प्रिंट एफ करना है 1। तो सबसे पहले तो हमारा 1 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ से हम वापस जाएंगे, तो सबसे पहले जो हमारा 1 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 था, है ना, तो 2 mod 2 क्या होगा हमारा 0, तो 0 प्रिंट होगा। 5 mod 2 1, 10 mod 2 0 1, इसके लिए 1, ठीक है, इसके लिए भी 1, तो 1, फिर से बचेगा 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, उल्टा जाना है हमको, तो 1 0 1 0, तो 1 0 1 0, आगे कहीं मैच कर लेते हैं, 1 1 0 1, तो डी ऑप्शन जो है वो मैच कर गया हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी। डी जो है इसका आंसर है, जो कि है 1 0 1 0 1 1 0 1, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था 1.58, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आया हमारा। अब हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग implementation will produce the same output for f as shown as the one from above question, ठीक है, one from above question। तो इसमें से कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है वो करेक्ट, मतलब सेम हमें रिजल्ट देगी। ठीक है, प्रोड्यूस सेम आउटपुट, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा देखो हो क्या रहा था, वहाँ पे हम क्या है डिवाइड बाई 2 करते जा रहे थे, एफ ऑफ n बाई 2 करते आ रहे थे, और प्रिंट क्या कर रहे थे, n mod 2, है ना। तो वो यहाँ पे जो चीज़ कर रही होगी वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई बेस कंडीशन ही नहीं गिवन है, तो ये तो डिवाइड करते आएगा, तो ये तो हम कटिंग मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ इंटेंट, तो मतलब ये तो फालतू प्रोग्राम है, ये इन्फिनिट ले आएगा, कोई बेस कंडीशन दी नहीं है जहाँ से हमें रिटर्न करना है। आई थिंक सो नहीं है ना, डिवाइड करते जाएगा ये। यहाँ पर हमें बेस कंडीशन गिवन है, तो P2 ओनली मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए, एल्स प्रिंट एफ ये करना है और एफ ऑफ n बाई 2। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आउटपुट सेम प्रोड्यूस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एफ पहले कॉल हो रहा है ना। तो अगर प्रिंट एफ हमारा पहले कॉल हो रहा है तो मतलब उल्टा प्रिंट होगा, तो नाइदर इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, नाइदर P1 नॉर P2। तो लेट्स सी इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि नहीं। इसका ऑप्शन सी है, P1 ओनली, ओके, बट P1 क्यों होगा। लेट्स एनालाइज P1 एंड P2 बोथ, क्योंकि अब हमारा जो है चीज़ गलत हो चुकी है। चलो अब हम एफ ऑफ 173 कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इफ़, ओके, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में ये है, तो मतलब जैसे ही कंडीशन 0 होगी तो ये हमारा हट जाएगा। ओके,
ठीक है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो एफ ऑफ हमारा होगा 86 नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो एफ ऑफ 86 कॉल हो जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ हमारा कॉल हो जाएगा सेम वही उस तरीके से हमारा कॉल होते जाएंगे। कहाँ तक कॉल होगा हमारा? एफ ऑफ मान लो क्या था हमारा, एफ ऑफ 2 कॉल होगा, एफ ऑफ 2 कॉल होगा, एफ ऑफ 1 कॉल होगा, एंड फिर 1 mod 2 तो हमारा 0 हो जाता है, तो यहाँ पे फिर ये अंदर जाएगा नहीं एंड यहाँ पे सीधा प्रिंट करके भगेगा। तो यहाँ से प्रिंट हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n mod 2 प्रिंट होगा ना, तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 के लिए तो जाएगा ये कॉल और फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 mod 2 हमारा तो 1 प्रिंट करेगा, ठीक है, 1 mod 2 1 प्रिंट करा, 0 प्रिंट करेगा, ऐसे करते करते तो जो हमारा 1 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला ऑप्शन क्यों गलत होगा? क्योंकि ये देखो ये काम तो सेम कर रहा है, लेकिन इसमें प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर लिखी ना, तो ये उल्टा सीक्वेंस प्रिंट कर देगा। कैसे? यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, आप इधर ही से समझ जाओगे। एफ ऑफ 173 कॉल होगा, 1 से छोटा नहीं है या इक्वल नहीं है, तो एफ ऑफ हमारा देखो 173 यहाँ पर था तो कंडीशन फॉल हुई, एल्स में है ना, तो एल्स में हमारा प्रिंट क्या होगा, n mod 2, मतलब हमारा 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा एफ ऑफ n/2 कॉल गई, 86 की कॉल गई है ना, 86 की कॉल जाएगी तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। फिर एफ ऑफ 43 कॉल जाएगी तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। फिर एफ ऑफ, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट पहले हो रहा है ना, वहाँ पे प्रिंट बाद में हो रहा था, एफ ऑफ 43 के बाद यहाँ पे जाएगी 21 की कॉल, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे 1011 प्रिंट हुआ है। और पीछे क्या प्रिंट हुआ था हमारा, 1010 प्रिंट हुआ था, तो इसलिए ये वाली जो कॉल है गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, P1 ओनली, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने जो पहले जो अप्रोच लगाई थी वो गलत थी, तो ऐसे क्वेश्चन को इतना जज नहीं करना है। गेट का मतलब है फंसाना तुम्हें, एंड जहाँ पर मेरे को फंसा दिया नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, ठीक है। तो देखते हैं इसका आउटपुट। तो जो हमारा मेन फंक्शन है वो कुछ गिवन है, ये रहा, ठीक है। तो जो हमारा सी जो है वो इंटीजर है, बी जो है वो एक पॉइंटर टू इंटीजर है, और जो हमारा ए जो है वो पॉइंटर टू पॉइंटर इंटीजर है, ठीक। सी इक्वल टू 4, इसको पता है बॉक्स मेथड से करें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर सी वेरिएबल, यहाँ पर हमारा हो गया बी वेरिएबल, यहाँ पर हो गया सी वेरिएबल, यहाँ पर हो गया बी वेरिएबल, और यहाँ पर हो गया ए वेरिएबल। ए पॉइंट करेगा इसको, बी पॉइंट करेगा इसको, ठीक है, इसके एड्रेस को। मतलब प्रिंट एफ करना है हमें सी बी ए %d, तो एफ ऑफ सी बी ए, सी मतलब 4, बी मतलब कुछ एड्रेस जाएगा, बी मतलब m%c, और ए मतलब m%b, ए मतलब m%b, ठीक। तो यहाँ पे इंट, ठीक है, यहाँ पर हम एड्रेस ले रहे हैं py और $ppz में, ओके। तो x हमारा ये 4 हो गया, py हमारा हो गया, देखो py हमारा क्या है, py है एड्रेस, यहाँ लिख लेते हैं, py है हमारा एड्रेस c का, और ppz है हमारा एड्रेस b का। चल, तो *ppz है ना, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, b में जो है कुछ वैल्यू भर रहे होंगे, प्लस इक्वल टू 1, यहाँ पे हो गया 5, z इक्वल टू *ppz, ठीक है। तो जो भी हमारा ये ppz था, इसमें अगर हम स्टार करें तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो z हमारा किसको पॉइंट करेगा, ppz,
but z is not a z में मेरे ख्याल से 5 जाएगा, क्योंकि z क्या है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल नहीं है ना, तो वो पॉइंट किसी का एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता। स्टार पी वाई प्लस इक्वल टू 2 स्टार पी वाई था सी के एड्रेस में हमने स्टार किया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 7, ठीक है, इसको काट देते हैं। y में चला गया फिर स्टार ऑफ पी वाई, तो y में चला गया स्टार ऑफ पी वाई, मतलब y में चला गया हमारा 7। x में अब हमने कर दिया प्लस इक्वल टू 3, x में हमने कर दिया प्लस इक्वल टू 3, तो x तो यहाँ का लोकल वेरिएबल रहेगा, तो x में हमने कर दिया 3, तो x क्या आया था हमारा 5 आया था ना, 4 आया था, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 करेंगे तो 7 हो जाएगी। रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर 7 प्लस y की वैल्यू होगी 7 प्लस z की वैल्यू होगी 5, तो 14 प्लस 5 हो जाएगा 19, तो क्या इसका आंसर 19 है? इसका जो आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन 19, तो इसका जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आ रहा है 19, तो आंसर है इसका बी, ठीक है, 19 इसका आंसर। 7 7 14 प्लस 5 19, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चूज द ऑप्शन टू फिल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 2 1 so बिलो, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वॉइड रिवर्स वॉइड, ठीक है, ऑप्शन 2, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे 1 में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क 2 में क्या होगा। सो द प्रोग्राम बिलो एन इनपुट स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, ताकि ये जो इनपुट स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। अज्यूम दैट इनपुट स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय अ न्यू लाइन कैरेक्टर, तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो \n से टर्मिनेट होगी, ठीक। तो कुछ हमारा रिवर्स फंक्शन है ये, ठीक है, ओके। तो एंटर टेक्स्ट यहाँ पे गया, फिर रिवर्स हमारा कॉल हुआ और रिवर्स कॉल होके एंटर टेक्स्ट printf \n रिवर्स कॉल हुआ हमारा सी इफ ये हो गया, ठीक है। गेट कर नॉट इक्वल टू एन रिवर्स करना है और गेट कर सी, ठीक है, printf \n, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जो है इफ़ जो भी है ये, तो ये मतलब क्वेश्चन मार्क 1 हमारा क्या ले रहा है, क्वेश्चन मार्क 1 हमारा ले रहा है कि कैरेक्टर लो एक, ठीक है, वो कैरेक्टर को चेक करो \n है तो नहीं, अगर नहीं है तो रिवर्स करो, ठीक है। अब रिवर्स क्या है, रिवर्स हमारा कॉल होते आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क 2 है, वो है गेट कैर करना है हमें सी, ठीक है, गेट कैर सी, तो हमें वो कैरेक्टर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं ना, उससे हमें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने मान लो एंटर टेक्स्ट किया, ट्री हमने मान लो एंटर किया, है ना, ट्री हमने एंटर किया,
ठीक। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, रिवर्स जो है कॉल होगा, ठीक है, रिवर्स कॉल होगा, इंट सी डिफाइन होगा यहाँ पे, ठीक है। इफ़ अब हमें करना है, इफ़ हमें कौन सी कंडीशन लगाएं कि सी हमें गेट कैर हमें करना है, सी इक्वल टू गेट कैर नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन, सी नॉट इक्वल टू एन, बट यहाँ पे सी तो कहीं से आ ही नहीं रहा ना, पुट कैर गेट कैर, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, जो भी मेरी मतलब इंस्टेंट कर रही है कि डी ऑप्शन होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका क्या डी ऑप्शन है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने मतलब कैसे ऐसे इंस्टेंट से मतलब बताया। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या वॉइड में क्या सी जा रहा है ना, तो मतलब हमारा जो कैरेक्टर हो गई सी में सेव हो रहा है, तो मैंने इससे यहाँ पर ये लगाया कि ये जो ये ऑप्शन है इसमें तो कहीं सी सेव नहीं हो रहा, तो हम तो मतलब सी का कुछ काम ही नहीं है ना। और ऑल्सो जो हमारा गेट कर होता है ना, वो क्या होता है मतलब कैरेक्टर को गेट करने का काम आता है सी में, है ना। तो अगर हमें कुछ चीज़ प्रिंट करनी है ना, तो यहाँ पर देखो मेन फंक्शन में तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, प्रिंट जो है वो भी यहीं पे होना होगा, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा, मेरे को पुट कर कोई फंक्शन पता नहीं था, लेकिन अगर गेट कर गेट ले रहा है तो पुट कर जो है वो प्रिंट करेगा, तो इसलिए मेरे को लगा कि प्रिंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में गेट कर है, तो इसलिए ए और बी तो स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर दिया हमने, है ना। और सी में हमारा सी नॉट इक्वल टू ये तो है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ गेट नहीं कर रहे, तो इसलिए जो है सी ऑप्शन भी हमने क्रॉस कर दिया। उसका जो डी ऑप्शन है वो हमारा गेट भी ले रहा है, सी में सेव भी कर रहा है और पुट भी कर रहा है, तो इसलिए जो है हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया शॉर्टकट कि मैंने कैसे सोचा था, मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बट अब हम जो है इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये वॉइड रिवर्स फंक्शन है, इसमें कुछ मेथड्स होंगे जो कि हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। सबसे पहले इंट सी डिफाइन करा है जो कि एक कैरेक्टर की एक्स का वैल्यू लेगा, ठीक है। इंट सी डिफाइन करा है जो कि कैरेक्टर की एक्स का वैल्यू लेगा। उसके बाद इफ़ हम करते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन आएगी, रिवर्स कॉल होगा, ठीक है। रिवर्स कॉल हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो है जो सेकेंड लाइन है वो कॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इफ़ के अंदर तो मेरे को कंपेयर करना है, इतना पता है मेरे को, इफ़ के अंदर मेरे को कंपेयर करना है यहाँ पर जैसे टर्मिनेट हो रहा है न्यू लाइन से, तो मेरे को जो भी हमारा कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो भी हमारा कैरेक्टर रहेगा वो जब तक हमारा नॉट इक्वल टू हो रहा है बैकस्लैश एन के, तब तक मेरे को जो रिवर्स फंक्शन है उसे कॉल करना है, ठीक है। तो मैं रिवर्स फंक्शन कॉल किया। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो अगर मैं ये वाला अज्यूम नहीं करता कि सी में सेव नहीं हो रहा, तो ये क्या करता, गेट कर लेता, ठीक है, गेट कैर लेता, इनपुट लेता मेरे से, जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है ना, इनपुट लेता, इनपुट को चेक करता एन से है कि नहीं, फिर गेट कर सी हम कर ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि सी में तो वो सेव ही नहीं है, तो इसलिए फिर हमने ये वाला ऑप्शन जो है उसे चूज़ करा कि सी में तो मतलब हमारा इनपुट जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर सी में हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने कंपेयर किया कि क्या ये बैकस्लैश एन के इक्वल है, तो जैसे कि मान लो अगर ये स्टैक के फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ पे मेन फंक्शन हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पर मान लो हमारा गेट कर सी, तो मान लो यहाँ पर गेट करना सी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हमने ए बी सी डाला है, तो हमें बी सी ए करना है इसका रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने ए डाला, ठीक है। फिर से रिवर्स फंक्शन कॉल होगा, फिर से हमें इनपुट लेने को बोलेगा जो कि सी में जाके सेव होगा, फिर हमने मान लो बी डाल दिया, है ना। उसके बाद हम फिर से जो रिवर्स फंक्शन कॉल होगा, क्यों, क्योंकि अभी बैकस्लैश एन के इक्वल नहीं आ रहा है ना ये, उसके बाद सी फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो अब मान लो हमने बैकस्लैश एन मतलब एंटर हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। तो बैकस्लैश एन जाएगा, तो बैकस्लैश एन गया, कंडीशन फॉल्स हुई, ये कहाँ गया, इस पे न्यू लाइन पे गया, है ना। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, न्यू लाइन पे गया, तो न्यू लाइन पे क्या है, पुट कैर परसेंटेज पुट कैर सी, तो सी में तो हमारा क्या था, बैकस्लैश एन था, तो हमारी न्यू लाइन पे जाएगा ये, तो पहले सबसे पहले। उसके बाद जो है इफ़ जो हमारा स्टैक से पॉप आउट हो जाए, क्योंकि ये पूरा रन हो गया प्रोग्राम, उसके बाद यहाँ पे जाके गेट कैर सी तो ले लिया था, सी में ये सेव हो गया था, अब हमें पुट कैर कर देगा ये सी, मतलब यहाँ पे प्रिंट कर देगा सी। उसके बाद ये भी पॉप आउट होगा, क्यों पॉप आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया था। अब ये जो है इसने जब ये चीज़ रिटर्न कर देगा, तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला फंक्शन जब रिवर्स चलना खत्म होगा तब फिर इसके बाद वाली लाइन चलेगी ना,
तो इसलिए अब जो हमारी सेकंड वाली लाइन चलेगी। तो उसके बाद यहाँ की जो है गेट केयर वाली पुट केयर वाली लाइन चलेगी बी, और फिर लास्ट वाली की पुट केयर वाली लाइन चलेगी सी, और जो हमारा स्ट्रिंग है वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो फंक्शन है वो रन कर रहा था, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो गया डी। तो इसने कुछ जो स्ट्रिंग को, जो हमारी ए बी सी स्ट्रिंग थी ए बी सी, उसको कर दिया बी सी ए, सॉरी सी बी ए, सी बी ए रिवर्स कर दिया। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो आगे वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि, तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमसे कह रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग प्रोग्राम, तो हमें वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई है वो बताना है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको रन करते हैं। मेन फंक्शन एक्स में 15 गया, प्रिंट एफ बैकस्लैश n हुआ। ठीक है, फंक्शन हमारा गया 5, एक तो फंक्शन में एक तो 5 की वैल्यू गई और इसका एड्रेस गया है ना, तो x का एड्रेस गया। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो है 15 हमारी। इंट टी और f इन लोकल वेरिएबल है। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 स्टार p इक्वल टू 1 और रिटर्न कर देना है फिर हमें 1, नहीं तो हमें t कॉल करना है, t इक्वल्स टू। ठीक है, तो t क्या कॉल कर रहा है हमारा फंक्शन n-1 मतलब 4 कॉमा p को हमें कॉल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी तो हमारी कॉलिंग ही होगी, तो जो हमारा n है वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा 3 कॉमा p, यहाँ पे जाएगा f ऑफ 2 कॉमा p और यहाँ पर जाएगा f ऑफ 1 कॉमा p। अब ये जो 1 कॉमा p जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो यहाँ पे इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड जो स्टार p है वो जो स्टार p की जो वैल्यू है, मतलब जो x की वैल्यू वो 1 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और रिटर्न कर देगा ये 1, तो ये रिटर्न करेगा पूरा 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 करके रिटर्न करेगा ये 1। ठीक है, इसके बाद जो ये वाली जो चीज़ है ये अब इसके बाद वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना चालू करेगी। तो f इज इक्वल्स टू टी प्लस स्टार p, तो f में जा रहा है t में हमारी कौन सी वैल्यू गई, 1 की वैल्यू गई है ना, t में हमारी गई 1 वैल्यू क्योंकि इसने 1 रिटर्न किया था। इसके बाद स्टार p, तो f में हमारी वैल्यू जा रही है, f में जा रही है t जो कि 1 है प्लस स्टार p एक्चुअल चेंज हुआ होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार p 1 प्लस 1 f हो गया हमारा 2। ठीक है, अब स्टार p इक्वल टू हो गया हमारा फिर से t, तो t में हमारी गई 1 की वैल्यू तो 1 हो गया और रिटर्न कर दिया हमने f, मतलब रिटर्न कर दिया हमने 2। तो अब ये जो 2 वाला फंक्शन है ये रिटर्न करेगा हमें 2। ठीक है, सेम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, t f में चली जाएगी हमें, t में कौन सी वैल्यू गई होगी हमारी 2 वैल्यू गई होगी है ना, यहाँ की t में गई 2 की वैल्यू। उसके बाद हमारा f हुआ t प्लस मतलब 2 प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 3, तो f में गई इस बार हमारी 3 वैल्यू, f में 3 वैल्यू गई और स्टार p में चला गया t, तो t हमारा गया था 2, तो इसमें चला गया 2। ठीक है, द वैल्यू प्रिंटेड, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, अच्छा ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करा मैं वो बताना। ओके, तो ये किससे कॉल हुआ, f ऑफ 5 n%x। ठीक है, इससे कॉल हुआ होगा ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहाँ पर था, एक बार इसको पता है अच्छे से करते क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने अच्छे से इसको बनाया नहीं, तो वेट में ये भी ध्यान रखना है कि हम अच्छे से इसको बनाएं है ना। तो यहाँ पर देखो हम फिर से एक बार इसको अच्छे से रन करते हैं। x की वैल्यू थी 15, f ऑफ 5 m% x कॉल हुआ, मतलब m% x कॉल हुआ, इसने कॉल किया यहाँ पर तो जाएगा नहीं, तो ये f ऑफ 4 p पे p को कॉल करेगा, ये करेगा f ऑफ 3 p को कॉल, और ये करेगा f ऑफ 2 p को कॉल, और ये करेगा f ऑफ 1 p को कॉल। अब जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो n लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो स्टार p है ना, देखो p तो हमारा ये था है ना, p मतलब क्या इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो जो हमारा स्टार p है उसके एक्चुअल एड्रेस में क्या चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा 1।
ठीक है, और रिटर्न कर जाएगा ये 1। तो ये फंक्शन ने हमारा 1 रिटर्न कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब टी की वैल्यू क्या आई, जब ये वाला फंक्शन होगा यहाँ पर टी की वैल्यू हो गई 1, टी की वैल्यू 1 हुई, एफ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 प्लस स्टार पी, मतलब 1 और 1 प्लस स्टार पी, और स्टार पी में चली जाएगी टी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे फिर से चली गई 1 की वैल्यू, ठीक है। और रिटर्न कर जाएगा एफ, मतलब यहाँ से 2, तो इसने जो वैल्यू रिटर्न करी वो हमें करी 2 वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला फंक्शन था इसने 2 रिटर्न करा। सिमिलरली यहाँ पर एफ हो जाएगा हमारा टी क्या था हमारा, ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 हुआ, स्टार p में चला गया t था हमारा 2, तो स्टार p में चला गया t, उसके बाद स्टार p में t गया हमारा, और इसने रिटर्न कर दिया f को, तो इसने रिटर्न कर दिया 3 को। तो यहाँ पर जो गया t इक्वल्स टू 3 होके गया, t इक्वल्स टू 3 होके गया। उसके बाद हमारा f हो गया t प्लस, मतलब f इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो ये हो गया 5। तो यहाँ पर हो गया हमारा स्टार p में 2 की वैल्यू, और स्टार p हो गया हमारा t, तो स्टार p हो गया हमारा 3, और रिटर्न कर दिया f, तो इसने रिटर्न करा इसको 5, ठीक है। तो जब इसने इसको 5 रिटर्न करा तो t में चली गई हमारी 5 की वैल्यू, f हो जाएगा हमारा 5 प्लस स्टार p मतलब 3 इज इक्वल्स टू 8, और स्टार p में चली जाएगी t की वैल्यू, मतलब इसमें चली गई हमारी 5 की वैल्यू, और रिटर्न कर दिया हमने, रिटर्न f किया है ना, तो 8 रिटर्न किया हमने। तो क्या 8 ऑप्शन में है? हाँ, बी ऑप्शन जो है वो 8 है। तो ये जो प्रोग्राम है ये जो है प्रिंट करेगा इसकी वैल्यू, जो रिटर्न करेगा ये, तो 8 रिटर्न करेगा, b इक्वल्स टू 8 इसका जो है आंसर होना चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर b है कि नहीं। तो इसका आंसर b है, जो कि हमने एकदम करेक्टली इसे सॉल्व कर दिया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट, तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा वो हमें देखना है। ये अच्छा, मैं आपको गेट वो नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन ही दे दे रहा हूँ, तो बट मैं फिर भी बता देता हूँ। ये भी गेट 2000 अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन है, ये गेट 2009 का क्वेश्चन है। इससे जो पहला था ये भी था गेट 2009 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इससे जो पहले थे, अब इससे यहाँ तक क्वेश्चन कितने के, गेट 2008 के, ठीक है, गेट 2008 के। ये इससे जितनी प्रीवियस हैं वो सब गेट 2008 के क्वेश्चन हैं। तो कर ही देता हूँ, तो कंसिस्टेंसी जो है वो रहनी चाहिए। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है वो है गेट 2008 प्रीवियस ये भी जो हमारा क्वेश्चन है 2008 प्रीवियस, ये भी जो क्वेश्चन है वो 2008 प्रीवियस, जो क्वेश्चन है वो 2008। यहाँ पे तो मैं लिखा ही है, ठीक। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इससे पहले वाला कर लिया जी, बिल्कुल। अब क्या प्रोग्राम प्रिंट करेगा वो हमें बताना है, जो कि है गेट 2009 का 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले वाला था वही 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो स्टार p, ठीक है, मेन फंक्शन पे हम आते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे देखो ये सारे जो है ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, है ना, तो वो हमें ध्यान रखना है। i एक ग्लोबल वेरिएबल है 0 और j ग्लोबल वेरिएबल है 1, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल लिख लेते हैं, ठीक है। f ऑफ m%i m%j हमारा हुआ, मतलब इन दोनों का एड्रेस किया, फिर प्रिंट करा i, j और रिटर्न कर गया 0, ठीक है। तो हमें क्या प्रिंट करा बेसिकली वो बताना, i और j की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से गया हमारा i और j, और p इक्वल्स टू हो गया q, p इक्वल्स टू q हुआ। इसका ये मतलब है कि जो हमारा i था वो इक्वल टू हो गया 1 और स्टार p, ओके। तो यहाँ पर ये हमसे खेल रहा है। तो यहाँ पर जब p इक्वल टू q हुआ होगा तो एक्चुअल जो है चीज़ कॉपी, वो एक्चुअल जो चीज़ है वो बदली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये लोकल कॉपी जाती है।
तो जब तक हम यहाँ पे अगर स्टार नहीं लगाएंगे तब तो ओरिजिनल चेंज नहीं होगी। तो p इक्वल टू क्यू हुआ तो इसका कोई मतलब है नहीं, मतलब कुछ करेगा लेकिन ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम स्टार p इक्वल टू 2 कर रहे हैं तो मतलब ओरिजिनली जो हमारी वैल्यू वो चेंज हो रही है। तो स्टार p किसे पॉइंट कर रहा था, i को, तो i में क्या चला जाएगा 2, और प्रिंट क्या कर रहे हैं हम i कमा जाए मतलब 2,1। तो 2,1 इसका आंसर होगा। हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 0,2। ओके, इसका आंसर है 0,2। देखना पड़ेगा। तो ये हमारे दो ग्लोबल वेरिएबल थे i और j। अगर p जो है वो एक्चुअल वैल्यू चेंज करेगा तो q चले जाएगा उसमें, तो p में चला गया 1, p इक्वल टू q, तो p में जाएगा 1। ठीक है, p यहाँ पे क्या बता रहा है, i मतलब 0 और q बता रहा है हमारा 1। ठीक है, तो p में गया q, तो p इज इक्वल्स टू q, तो p में चला गया q और स्टार p में चला गया 2, तो p में चला गया q और स्टार p में गया 2। क्वेश्चन सही लगा है ना? आई की वैल्यू तो 2 ही हुई हमने। आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने मिस्टेक ही करी कि यहाँ पर ये वाली लाइन थी ना, यहाँ पर ये जो p इक्वल टू क्यू वाली लाइन थी वो क्या कर रही थी, p और q को दोनों को एक जगह पॉइंट करा रही थी। अब मैंने सोचा कि p में इक्वल टू q की वैल्यू डाली, तो ये गलत है। क्यों? p में q की वैल्यू तब डालेगी जब यहाँ पे स्टार q होता, तब जाके p में q की वैल्यू डालती। लेकिन यहाँ पर p इक्वल टू q कहने का मतलब है कि p एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल है और q भी हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, ये मान लो कोई x लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, p मान लो x लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और q मान लो हमारा y लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये y लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो p इक्वल टू q कहने का ये मतलब है कि अब हमारे जो p जहाँ पे पॉइंट कर रहा था वहीं पे q भी पॉइंट करेगा, तो ये दोनों x पे पॉइंट करेंगे और q का जो वहाँ पे पॉइंट था वो हट जाएगा और वो x पे पॉइंट करने लगेगा। तब ये दोनों एक ही वेरिएबल पे पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये हमारे j पे पॉइंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि p कहाँ पे पॉइंट करेगा, मैंने फिर गलत समझा दिया शायद। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये x है और ये एक और डब्बा है y। ठीक है, p मान लो हमारा x पे पॉइंट कर रहा है, q मान लो हमारा y पे पॉइंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखो p इक्वल टू q, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रहती है वो क्या है, उसको हमें चेंज करना है ना। तो p को किस में चेंज कर देना है, p को हमें जहाँ पे q की वैल्यू भर देनी है p में, है ना। q की वैल्यू p में जाएगी, तो q कहाँ पॉइंट कर रहा है, y पे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो q कहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, y पे। तो p और q दोनों सेम वेरिएबल पे पॉइंट करेंगे जहाँ पे पहले q पॉइंट कर रहा था। तो q पहले कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, j पे पॉइंट कर रहा था। j की क्या वैल्यू थी, 1। ठीक है, तो स्टार अगर मैं p करता हूँ तो वो क्या हो रहा है, हमारा 2 हो रहा है। स्टार p में 2 जा रहा है, तो यहाँ पे स्टार p का क्या मतलब होगा कि जो हमारा p था वो पॉइंट कर रहा था मान लो j को, j वेरिएबल को। ठीक है, p जो है वो हमारे j वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था। अब स्टार p का क्या मतलब हो जाए, इसके भी अंदर चले जाओ, है ना। तो यहाँ के अंदर क्या वैल्यू थी हमारी, 1 थी। इसके अंदर जाके वैल्यू क्या भर दो, 2 भर दो। तो j में क्या चला गया, हमारा 2 चला गया। तो यहाँ पर हो गया i इज इक्वल्स टू 0 और j इक्वल टू हो गया हमारा 2। तो 0,2 जो है इसका आंसर हो गया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, जो कि है गेट 2010 का क्वेश्चन है। गेट 2010, इससे पहले वाला भी 2010 का क्वेश्चन था, मैंने 2009 लिख दिया शायद। ये वाला 2010, बाकी सारे के ईयर मैंने सही लिखे, बस ये इसका गलत लिख दिया मैंने। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमसे प्रोग्राम कह रहा है कि मेन फंक्शन दिया है, ठीक है, 12 7, इसका एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं।
ओके, मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम जो है मैंने गलत यहाँ पे लगा दिया, ये वाला नहीं था। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको सही कर देता हूँ। अच्छा, नहीं, सही हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो सही है एकदम। तो यहाँ पर चलो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे 12, 7, 13, 4, 11, 6, ठीक है। एफ ऑफ ए कॉमा 6 हमने भेजा। यहाँ पर इसने जो है एड्रेस लिया, ठीक है, इंटीजर एन 6 लिया हमारा, ठीक है। एन इक्वल टू हो गया हमारा 6। उसके बाद हमसे ये कह रहा है इफ़ एन इज़ लेस देन इक्वल टू 0, रिटर्न करना है 0। अगर एन 0 होता है, उससे छोटा होता है तो 0 रिटर्न कर दो। एल से स्टार ए मॉड 2 इक्वल टू 0 रिटर्न करना है स्टार ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस 1 एन माइनस 1। फिर अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो एल्स में रिटर्न हो जाना है स्टार ए माइनस, ठीक है। वही हम अपना जो है ट्री बना देते हैं, उससे क्या समझने में थोड़ी आसानी होती है। एफ ऑफ ए कॉमा 6 है ना, ए में हमारा, ठीक है। मैं यहाँ से 0 ये वाली कंडीशन नहीं हुई। एल सिर्फ ए मॉड 2 स्टार ए का मॉड 2 इक्वल टू 0 है। तो क्या 12 इक्वल टू 0 है? हाँ, 0 है। तो हमें कॉल कर देना है, रिटर्न कर जाना है हमें स्टार ए मतलब 12, यहाँ पे 12 है ना, 12 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 1 मतलब नेक्स्ट इंडेक्स 7 कॉमा एन माइनस 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है ये क्या रिटर्न कर रही है, यहाँ पे देखो ये 0 नहीं हुआ तो ये वाली चीज़ रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 स्टार ए था ना, तो 7 माइनस ए प्लस 1 है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू जाएगी 13 कॉमा 4 जाएगी, एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाएगा हमारा 13 माइनस एफ ऑफ इसका नेक्स्ट इंडेक्स 4,3। इसके बाद 4 में मॉड 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस एफ ऑफ इसका 11,2, ठीक है। अब यहाँ से 4 गया, यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस, क्योंकि ये मॉड 2 से मैं प्लस माइनस देख रहा हूँ ना। अगर मॉड 2 करके ये जो हमारा नंबर है मॉड 2 करके अगर हमारा 0 0 आ रहा है तो मैं प्लस कर दे रहा हूँ, और इक्वल टू 1 आ रहा है तो मैं माइनस कर दे रहा हूँ। तो 11 माइनस एफ ऑफ 11 के बाद क्या 6। तो यहाँ पर हमें कंडीशन भी देखनी है ना, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 तो नहीं हुआ ना, ये एफ ऑफ 6,1 चला गया ये। अब यहाँ से हमारा क्या गया 6 माइनस स्टार ए मॉड 2, क्या हमारा n 0 हुआ? नहीं, अभी n 0 नहीं हुआ। तो एफ ऑफ यहाँ पर जाएगा स्टार ए, तो यहाँ पे स्टार ए तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से शायद रिटर्न कर जाएगा, एंड यहाँ पे 0 रिटर्न हो जाएगा। तो 6 माइनस 0 6, तो यहाँ पे वैल्यू 6, और यहाँ पे 11 माइनस 6 हो जाएगा हमारा, 11 माइनस 6 5 हो जाएगा। तो 4 प्लस 5 9, 13 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 4, 4 यहाँ पे रिटर्न होगा। 7 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 3, तो 12 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पर जो है मेरे अकॉर्डिंग एफ ऑफ 6 को 15 रिटर्न करना चाहिए। तो एक बार इसका जो है हम देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर है सी ऑप्शन, हमारा क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन इसलिए नहीं चलेगी, मैं शायद आपको बता दूं कि अगर इनके से यहाँ पे ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि हम जो है एफ ऑफ जो भी है कॉमा 0 जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, लास्ट इंडेक्स हो जाएगा ना, अरे कहें 6, तो यहाँ पे कॉल जाएगी एफ ऑफ ए प्लस 1। तो यहाँ पर ये किसी गार्बेज वैल्यू को हो सकता है पॉइंट करे और यहाँ पे 0 चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो है इफ़ एन इक्वल टू 0 के यहाँ पे रिटर्न इसलिए 0 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोग्राम इज टू बी टेस्टेड फॉर स्टेटमेंट कवरेज।
ठीक है। द टेस्ट केस T1, T2, T3 ना गिवन बिलो, ठीक है। तो द फॉलोइंग प्रोग्राम इज टू बी टेस्टेड फॉर स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है। तो ये हमें कुछ प्रोग्राम दिया है यहाँ पे बिगिन एंड, ठीक है। द टेस्ट केस T1, T2, T4 below are expressed in terms of the property satisfy values of variables a, b, c and d. The exact values are not given. T1 a, b, c and d are all equal. T2 a, b, c, d and are distinct. A equal to b and c not equal to d. Which of the test suits given below ensures coverage of statement S1, S2, S3 and S4, ठीक है। The following is tested for statement coverage. Which of best suits given below ensures coverage of statement S1, S2, S3. ठीक है। तो यहाँ पर कुछ S1 है, यहाँ पर S2 दिया, यहाँ पर S3 दिया, यहाँ पर S4 दिया, ठीक है। तो इफ A इक्वल टू B है तो स्टेटमेंट 1 है और एग्जिट कर जाना है, ठीक है। और एल्स इफ C इक्वल टू D है तो हमें स्टेटमेंट S2 है, एल्स स्टेटमेंट S3 और एग्जिट। The test cases T1, T2 and T3 given below are expressed in terms of the property satisfy values of variable a, b and c and d. The exact values are not given, ठीक है। तो मतलब a इक्वल टू b है तो S1 हमारा एग्जीक्यूट होगा और फिर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर a नॉट इक्वल टू b है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें सब देखना पड़ेगा। a इक्वल टू b T1 के अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस है ना ये, तो टेस्ट केस 1 है, सारे इक्वल हैं। तो a इक्वल टू b में S1 को स्टेटमेंट चलेगी और प्रोग्राम जो है एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। स्टेटमेंट हुआ a सब डिस्टिंक्ट है तो a इक्वल टू b नहीं चलेगा, एल्स इफ c इक्वल टू d नहीं चलेगा, एल्स हमारा चलेगा स्टेटमेंट S3 चलेगी। तो देखो T1 में क्या चला हुआ हमारा S1, एल्स इफ c इक्वल टू, ठीक है। T2 में हमारा चला S3 और एग्जिट हो गया हम a इक्वल टू b, c नॉट इक्वल टू d। तो यहाँ पर भी हमारा S1 चलेगा और फिर हम एग्जिट कर जाएंगे, है ना। यहाँ पे एग्जिट हो रहा है सब में। और T1 नॉट इक्वल टू b और एल्स इफ c इक्वल टू d। तो यहाँ पर स्टेटमेंट S2 चलेगा, उसके बाद हम S4 चलाएंगे तो S4 चलेगा। Which of the test cases given below ensures coverage of statement S1, S2, S3 and S4? ओके, ये इतना कुछ अच्छे समझ नहीं आया, मेरे को समझना पड़ेगा। ओके, तो गाइस जो क्वेश्चन है वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, मैं पता नहीं क्यों फालतू में मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द टेस्ट को इंश्योर्स कवरेज ऑफ, मतलब हमारी जितनी भी स्टेटमेंट है ना S1, S2, S3, S4, तो सबको कौन कवर करेगा। तो यहाँ पर देखो T1 इक्वल टू b तो S1 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा S2 इक्वल टू ABC एंड और डिस्टिंक्ट, ठीक है। सारे डिस्टिंक्ट हैं तो न ये रन होगा ना S3 यहाँ पे रन होगा और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, है ना। T3 है A इक्वल टू B है तो यहाँ पर सेम S1 चलेगा और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अब T4 है C इक्वल टू D है तो यहाँ पर S2 चलेगा और फिर यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ तो यहाँ पे S4 चल जाएगा। तो हमें बताना इनमें सारी कवरेज कौन दे रहा है। तो यहाँ पर देखो T1 दे रहा है हमारी कवरेज, मतलब हमें ऐसा अब इनका कॉम्बिनेशन बताना है जो कि जिसमें कि चारों S1, S2, S3, S4 इंक्लूड हो जाए। तो देखो T1 में S1 इंक्लूड हुई, यहाँ से T2 में S3 इंक्लूड हो गई, T2 में S3 इंक्लूड हो गई और जो T4 है उसमें S3 और S4 इंक्लूड हो गई। तो यहाँ पे S1, यहाँ पे S3, यहाँ पे S2, S4।
तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो रहा है हमारा, T1 T2 T3 नहीं, T1 T2 T4, हाँ तो ये वाला आंसर हो रहा है। अब आप बोल सकते हो कि T3 वाला भी तो हम ले सकते हैं कि T1 ले सकते हैं हम, सॉरी T3 ले सकते हैं हम T1 की जगह, तो हाँ वो भी ले सकते हैं T3 फिर T2 T4, ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, लेकिन ये हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं ना, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो अब मैं फिर से जो है बाकी जितने PYQs हैं उनको यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो चलो हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग सी फ्रेगमेंट, ठीक है, ये प्रोग्राम क्या प्रिंट कर रहा है मैं वो बताना है। ठीक है, C इक्वल्स टू गेट है, स्टार P जो है वो C को पॉइंट कर रहा है, परसेंटेज एस हमें दिया है, P प्लस मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन हो रही है। ओके, परसेंटेज एस, ठीक है, यहाँ पे P हुआ, उसके बाद जो हमारा P है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं GATE 2 0 1 1, P हमारा पॉइंट करेगा इधर। ठीक है, P प्लस 3 करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर P प्लस 3 होगा, तो यहाँ से P हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और -1, तो एक यहाँ पे। ठीक है, तो T से हमारा प्रिंट होना चालू होगा, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर गिग 2000, ठीक है, कैरेक्टर है हमारे पास P of 3, P में +3 हुआ तो E पे आ रहा है, E से एक कम तो T पर आया। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा था कि ये जो P है, P में हमें क्या प्लस करना है, ये कुछ हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे होगी, देखो P of 3 हमारा क्या होगा, P कहाँ पॉइंट कर रहा है, P हमारा पॉइंट कर रहा है G पे, है ना, तो ये एक एरे है जिस पे हमारा P पॉइंट कर रहा है, तो अगर हम एरे में P of 3 लिखें तो कोई हमें वैल्यू मिलती है ना उस जो भी इंडेक्स पे, तो 0 1 2 3 यहाँ पे हमें मिला E, तो P of 3 ने हमें दिया E और माइनस है P of 1। ठीक है, P of 1 हमें क्या देगा, A देगा, तो A देगा यहाँ पर। तो अब हमें देखना है E माइनस A क्या होगा, इसकी जो है S का वैल्यू हमें पता है जो सेव होती हैं, तो E में से जो है A हमारा, इसकी S का वैल्यू मान लो हमें नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैं A की S का वैल्यू X मानूँ, ठीक है, A की मैंने S का वैल्यू मानी है X, B की C D और फिर यहाँ पे E, है ना, तो A की S का वैल्यू X, इसकी हो जाएगी X+1 X+2 X+3 एंड X+4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो मतलब जो भी E की S का वैल्यू रहेगी, अगर मैं उसको उसमें से माइनस कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो E की S का वैल्यू है X+4। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, E में से A माइनस करना है, तो E माइनस A करा मैंने, और E की वैल्यू हो गई X+4 और यहाँ पे हो गया -X, है ना, तो X+4 - X, तो कितना आया, ये X से X कट गया तो 4 बचा, तो यहाँ पर मतलब हमारा जो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस करने पे 4 आ रहा है। ठीक है, अब P में मेरे को P पॉइंटर है उसमें +4 करना है, तो यहाँ पे तो था 0, P यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर यहाँ पे 4, तो 4 जो है यहाँ से प्रिंट करना चालू करेगा, जो भी है कहाँ तक प्रिंट करेगा, जब तक इसको \0 नहीं मिलेगा यहाँ तक प्रिंट करेगा इसको, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग रहती है, जो भी कैरेक्टर एरे रहती है, वो भी नल से डिफाइन रहती है, लास्ट कैरेक्टर उसका नल रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2011 प्रिंट, एंड ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं हमारे यहाँ पे C ऑप्शन 2011। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या 2011 का क्वेश्चन था हमारा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये जो है 2011 का क्वेश्चन था। अब वैसे तो यहाँ पे नीचे ईयर लिखे हैं और मार्क्स भी लिखे हुए हैं, तो अब मेरे ख्याल से हर क्वेश्चन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो चलो अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि 2011 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग रिकर्सिव C फंक्शन डेट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, अनसाइंड इंट आर, इफ n इज ग्रेटर देन 0 रिटर्न n मॉड्यूलो r प्लस f। ठीक है, फू करना है, रिटर्न फू एक फंक्शन है, मतलब यही वाला है, तो रिकर्जन लग रहा है यहाँ पे,
एल्स रिटर्न हमें करना है 0। वॉट इज़ द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन फू व्हेन इट इज़ कॉल्ड एज फू 345, 10। ठीक है, तो अब हम रन कर लेते हैं। सेम हम अपना जो रिकर्जन ट्री बनाएंगे, तो फू को हम f बोल देते हैं। यहाँ पे गया 345 और यहाँ पे गया 10। n हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हमें रिटर्न क्या कर जाना है, n मॉड्यूलो r। n मॉड्यूलो r इसने क्या हुआ हमारा, n हमारा है 345 मॉड्यूलो r, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा f ऑफ n बाई r मतलब 34, 10। ठीक है, r में तो हमने कोई मॉडिफिकेशंस की नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या प्रिंट होगा, अभी भी 0 नहीं हुआ है हमारा n, तो यहाँ से लास्ट कैरेक्टर जो कि है 4 प्लस f ऑफ 3। अब फिर से हमारे यहाँ पे जाएगा 3 और प्लस यहाँ पे अब 0 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 3 मॉड्यूलो 3 डिवाइड बाई 10 0 होता है, तो f ऑफ 0, r। r क्या हो गया हमारा, r क्या आया था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट नहीं भेजी ना, यहाँ पर दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी हमारी 10। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस f ऑफ 0, 10। तो अब हमारा जो है ये 0 हो गया, n जो है वो 0 हो गया, तो यहाँ पर हमें सिंपली रिटर्न कर जाना है 0 से। तो 3 प्लस 0 हुआ 0, 4 प्लस 3 हुआ 7, इसने 7 रिटर्न करा यहाँ पे, तो 5 प्लस 7 हुआ 12। ठीक है, तो यहाँ पर फू ने क्या रिटर्न किया, 12। एंड ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से। इसका हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो है हमारा बी ऑप्शन, हाँ 12 है, तो मतलब फ्री के 2 मार्क्स थे। अभी बोल रहा है व्हाट इज़ द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड एज 513, 2। अब हमें ये सेम फंक्शन 513, 2 के लिए हमें कॉल करना है। ठीक है, चलो तो करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा f ऑफ n मॉड्यूलो r हो रहा है हमारा, तो n मॉड्यूलो r। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 प्लस हो जाएगा हमारा f ऑफ n डिवाइड बाई r, कितना होगा हमारा 513 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, 5 ज़ा 10, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 3, 6 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 256, 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से मॉड्यूलो करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, 0 प्लस f ऑफ 128, 2। ठीक है, फिर यहाँ पर जाएगा हमारा 0 प्लस, अब तो ये हमें 2 की पावर में दिख रहा है ना, तो ये सारे 0 ही होते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए था 1, लेकिन 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है करते करते कहाँ तक आएगा, ये हमारा आएगा f ऑफ 2, 2 तक आएगा। ठीक है, उसके बाद f ऑफ 2, 2 पे आने के बाद f ऑफ यहाँ से अगर मॉड्यूलो करेंगे तो 2 मॉड्यूलो 2 हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और 0 प्लस डिवाइड करेंगे हम 2 डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 1, तो 1, 2 जाएगा, एंड यहाँ से जो है 1 मॉड्यूलो 2 हो जाएगा हमारा 1, और प्लस f ऑफ हम कॉल करेंगे 0, 2 की, है ना। क्यों? क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 रिटर्न देगा ये हमको, है ना। तो यहाँ पर एक 1 यहाँ से आ जाएगा और एक जो 1 है ये यहाँ से आ जाएगा। मैंने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की पावर में जा रहे हैं, तो हर बार ही डिवाइड होगा ना यार, 2 की पावर 2 की पावर से डिवाइड होगा। अब जब इनका सबका सम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा d, जो कि है 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो है डी। ठीक है, हमारा सही एकदम आंसर आ रहा है। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आज हम काफ़ी अच्छे से तेज़ी में चल रहे हैं। तो चलो अब कैरेक्टर जो है इन कैरेक्टर हमारा ए डिफाइन करा है इसने, स्विच करना है हमें इन कैरेक्टर, मतलब कोई भी वैल्यू अगर इससे मैच कर रही है तो हमें वो केस में जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं हुई है, तो यहाँ पर कह रहा होगा ये मैच करेगा, ब्रेक यूज़ नहीं करा है, तो ये केस भी चलेगा, सारे केस चल जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चॉइस, ठीक है, चॉइस ए, चॉइस बी, और डिफ़ॉल्ट नो चॉइस भी रन करेगा। प्रोग्राम गिव नो आउटपुट एज इट इज़
एररनेस। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखी है, तो ये जो प्रोग्राम है एरर भी कॉज कर सकता है। बट आई हैव नो आइडिया कि अगर स्विच केस में अगर हम केस नहीं लिखें तो क्या आउटपुट आता है। तो ये हमारा रिटर्न करना चाहिए सी जो है। ओके, सो लेट मी सी। इसको हम एक बार रेज कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हमारा केस में अगर ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं देता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, जो कि चॉइस है, चॉइस बी और नो चॉइस। तो ये तीनों जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रेक कीवर्ड का हमने यूज़ नहीं करा था। तो चलो अब नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर इज सी ऑप्शन हमारा, है ना। ये था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 2012 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। वही हमें कंसीडर फॉलोइंग सी सेगमेंट आउटपुट हमें बताना है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है स्टैटिक इंट, ठीक है। लाइन 1 हमारी ये रही, ठीक है। प्रिंट एफ, यहाँ पे देखो ए बी सी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, ये शायद दोनों एक ही वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे कोड सेगमेंट में डिफाइन होते हैं, है ना। क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये स्टैटिक इंट वाला वेरिएबल है, कि यह अलग भी हो सकते हैं। हमें दोनों तरीके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन जो है मैच करेगा। प्रिंट एफ, ठीक है। स्टैटिक इंट ए, यहाँ पे एक और फंक्शन आ गया हमारे पास, इक्वल टू 2, ठीक है। तो अच्छा, और एक और चीज़, जो ये प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें जो ऑप्शन है ना, ये न्यू लाइन में ही था, लेकिन यहाँ से है ना न्यू लाइन में था। तो मेरी बुक में तो न्यू लाइन में दिया है, लेकिन जो जिससे मैंने ट्रांसलेट करा है यही से, उसने इसे न्यू लाइन में नहीं करा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो चलो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ए बी और सी इक्वल टू 0 कोड सेगमेंट, ठीक है। प्रिंट एफ वॉइड इंट मेन स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्रिंट फंक्शन ए प्लस इक्वल टू 1 प्रिंट एफ। उसके बाद इसने इक्वल लाइन यहाँ पे ऐड नहीं करी। स्टैटिक इंट इक्वल टू 2, तो यहाँ पर वॉइड, अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक लाइन है हमारी जो कि इसने ऐड नहीं करी है, यहाँ पे बीच में यहाँ पर एक लाइन है प्रिंट एफ बैकस्लैश n परसेंटेज डी और ए कॉमा बी, ये हमारी लाइन बीच में लिखी है, जो कि हमारे AI ने ऐड नहीं करी है। तो वॉइड, ठीक है। स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 2, लाइन 2 है हमारी, b इक्वल टू 1 ए प्लस, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पर ये वाले जितने वेरिएबल्स हैं, ए और यहाँ वाला ए और यहाँ वाला है, ये तीनों एक ही वेरिएबल्स हैं कि अलग अलग हैं। तो वो मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, तो मैं करके आता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एक बार अच्छे से ला देता हूँ कि हमारी जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो मिसिंग थी। तो मैं यहाँ से जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट वाला जो भी है वो ला देता हूँ, है ना। तो ये रहा हमारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ वाला क्वेश्चन, ठीक है। पीछे वाला हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमसे हमारा क्वेश्चन है, या इसको भी रहने देते हैं, इसको ये आते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा। ये पीछे कैसे चलेगा, इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। अब हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डिफाइन करें, ठीक है।
अब यहाँ पर ये ऐसी चीज़ होती है, ये जो है ये एक अलग वेरिएबल रहेगा, ये तो ग्लोबल वेरिएबल है हमारा कि किसी फंक्शन को नहीं मिलेगा तो ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक इंट है, ये है तो एक लोकल वेरिएबल, लेकिन ये क्या स्टैटिक है, मतलब ये इनिशियलाइज इस फंक्शन में एक ही बार होगा, हर बार नहीं होगा। सेम ये जो ए है लोकल वेरिएबल है, लेकिन इनिशियलाइज ये एक ही बार होगा। तो चलो स्टैटिक इंट है, यहाँ का जो ए है वो 1 से डिफाइन हो गया। फिर हमारा जो है प्रिंटफ फंक्शन रन करा तो हम आ गए यहाँ पर, प्रिंट फंक्शन रन करा हमारा, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 2 डिफाइन हो गया। फिर हमारा b इक्वल टू 1 डिफाइन हो गया। अब a इक्वल्स टू a प्लस b हुआ, है ना। तो b हमारा किससे इनिशियलाइज था, b तो हमारा किससे इनिशियलाइज नहीं था। अच्छा b 1 से इनिशियलाइज है ना, ऊपर ही तो है, ठीक है। तो a में हमारी क्या वैल्यू गई, a प्लस b मतलब क्या हुआ हमारा 2, तो a प्लस 2, तो a इक्वल्स टू 2 प्लस 2 मतलब 4, तो a में हमारा चला गया 4। और प्रिंट एफ करा a कॉमा b, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ हमारा 4 कॉमा b में क्या था हमारा, ये यहाँ पे वो भी हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट हुआ, प्री इंक्रीमेंट हो गया। ये पहले वैल्यू यूज़ करी, पहले इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद मतलब इंक्रीमेंट करके ही हमने वैल्यू यूज़ करी इसकी, मतलब प्लस बी में जो वैल्यू है वो हम इंक्रीमेंट करके यूज़ करते हैं, और बी प्लस में पहले हम वैल्यू यूज़ करते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, a प्लस इक्वल टू 1, तो a प्लस इक्वल टू 1 का ये मतलब हो गया कि a में हमने 2 जोड़ दिया। प्रिंट f फंक्शन हमने दोबारा रन किया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी हमारी ऑलरेडी 4। b इक्वल टू फिर से 1 इनिशियलाइज हुआ, 4 में जो है हमारा 5 एक प्लस हो गया, तो 4 में वहाँ प्लस हुआ तो ये हो गया 5 प्लस होने के बाद हमने प्रिंट करा 5,2, है ना, 5,2 प्रिंट करा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सबसे पहले 4,2, फिर है 5, नहीं हमारा तो ऑप्शन किसी से मैच कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ करी है, तो यहाँ पर ये तो था हमारा 4, स्टैटिक इंट a तो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, तो हमारा 4,2 दो ऑप्शन में आ रहा है, पर यहाँ पर 6 कैसे हुआ, तो a इज इक्वल्स टू 4 प्लस b। तो इस फंक्शन को एक बार हम दोबारा ही रन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो गई है। यहाँ पर देखो a इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यहाँ पर आया प्रिंट एफ फंक्शन हमने कॉल किया, यहाँ का a क्या है, यहाँ का a है 1, नीचे का a है 2, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन कॉल हुआ तो हम नीचे आए, नीचे a जो है वो एक ही बार जो है इनिशियलाइज होगा, तो 2 से इनिशियलाइज कर दिया। अब b इक्वल टू 1 हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे b इक्वल टू 1 कर देते हैं। a में हो रहा है प्लस इक्वल टू b, है ना, प्लस इक्वल टू प्लस b, तो यहाँ पे पहले b जो है इंक्रीमेंट होगा, फिर a में प्लस होगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 4, 2 प्लस 2 हो गई 4, ठीक है। अब प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पर 4,2 हमारा प्रिंट हो गया। चलो अब वापस जाते हैं, अब यहाँ a प्लस इक्वल टू 1 हुआ, तो यहाँ पर मतलब ये कट के हो गया 2। उसके बाद फिर से हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू थी वो रही 4, b हमारा फिर से इनिशियलाइज होके वो जाएगा 1, और फिर से ये जो इंक्रीमेंट होगा और a में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6, और 6, b की वैल्यू थी 2, ठीक है। अब हमारी जो है ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू थी 2 और यहाँ पर b की वैल्यू थी यहाँ पर होगी 0, तो 2,0, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल में देखेगा ये, तो 2,0, ठीक है। चलो तो अब हम इसका ऑप्शन से अगर मैच करें, तो ये ऑप्शन मैच हमारा 4,2, 6,2 और 2,0, ठीक है। ये हमारा सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया, है ना। तो एक बार यहाँ पर भी जो है हम चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, तो 1.7 का सी, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है हमसे व्हाट विल बी दी व्हाट आउटपुट विल बी जनरेटेड बाय द गिवन सी कोड, ठीक है।
कोड सेगमेंट इफ लाइन 1 इज रिप्लेस्ड बाय ऑटो इंट ए इज इक्वल्स टू 1 और लाइन 2 इज रिप्लेस्ड बाय रजिस्टर इंट ए इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऑटो इंट रजिस्टर इंट क्या करते हैं मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो ऑटो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट चीज़ ऑटो ही होती है, हम बस इसे लिखते नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर इंट ए इक्वल्स टू है, ये क्या करता है, रजिस्टर एक रिक्वेस्ट होती है कंपाइलर को, जो कि बोलती है कि आप ये जो ए वेरिएबल है इसे रजिस्टर में असाइन कर दो। और ये एक रिक्वेस्ट होती है, आप कंपाइलर इसे एक्सेप्ट करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी। ठीक है, हम इसको मतलब यही नहीं बोल सकते कि रजिस्टर में रखो ही रखो, ऐसे हम फोर्स नहीं कर सकते। और इसका ये स्टैटिक की तरह नहीं होता। अगर मतलब स्टैटिक क्या होता है, एक बार इनिशियलाइज होता है, लेकिन कहीं हमने रजिस्टर इंट इक्वल टू 2 लिखा है तो बार बार इनिशियलाइज होगा। जितनी बार हम मतलब फंक्शन कॉल में अगर उसको हम दोबारा इनिशियलाइज कर रहे हैं तो दोबारा इनिशियलाइज होगा। ठीक है, तो अब जो है मैं पिछला वाला कोड जो है वो दोबारा यहीं पर ले आ रहा हूँ। प्रीवियस यहाँ पर जो हमारा कोड है ये, इसको करा कॉपी, नेक्स्ट में करा पेस्ट। ये हमारा कोड हो गया। अब इसमें बोल रहा है जो हमारी लाइन है उससे तो कर देना है हमें। यहाँ पर जो लाइन है ऑटो इंट से तो कुछ करने में चेंज नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑटो इंट इक्वल टू 1, तो यहाँ से तो कोई चेंज आने नहीं वाला हमारा। तो ऑटो यहाँ पर ये मार्कर चल नहीं रहा है, डोंट नो व्हाई। फोटोज़ पे चल नहीं रहा है, वो पीछे चले आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो चल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑटो इंट दिया एंड ये जो ऑटो इंट है ये भी जो हमारा है बार बार इनिशियलाइज होगा जब जितनी बार हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मेन मेथड है ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया उसमें। फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन कॉल किया, प्रिंटफ की कॉल हम यहाँ लिख लेते हैं। प्रिंटफ में ए इज इक्वल्स टू 2 हुआ। अब प्रिंटफ में रजिस्टर यूज़ किया तो वो एक मतलब बार बार इनिशियलाइज होगा 2 से। उसके बाद जो बी है, बी इक्वल टू हो गया 1, बी में फिर होगा इंक्रीमेंट 2 से, और ये हो गया प्लस इसमें, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, तो ये क्या हमारा कॉल 4,2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए है हमारा वो हो गया 2। उसके बाद हमने फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल किया तो फिर से जो है 4,2 प्रिंट हो जाएगा, है ना। और फिर लास्ट में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर बी 0 और ए क्या था 2, तो 2,0, तो 4,2, 4,2 और 2,0। तो ये हम ऑप्शन दे लेते हैं 4,2, 4,2, 2,0 जो है हमारा डी ऑप्शन बन रहा है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। तो बिल्कुल ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिटर्न वैल्यू ऑफ पी एक्स if the value of p is initialized to 5 before the call. Note that the first parameter is passed by reference whereas the second parameter is passed by value. Okay, चलो तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम बड़े आराम से। यहाँ पर p की जो वैल्यू है p इक्वल्स टू हमने 5 इनिशियलाइज किया और हमने कॉल करी है f ऑफ p, x की, और जो p है हमारा वो 5 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, और ये क्या ले रहा है, p का एड्रेस ले रहा है हमारा c, तो स्टार c में माइनस कर दो 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ c वेरिएबल है हमारा जो कि पॉइंट कर रहा है हमारा p वेरिएबल को जिसमें रखा है 5, c पॉइंट कर रहा है इसको, और स्टार लगा के इसमें -1 कर दो तो यहाँ पे हो जाए 4। इफ़ x इक्वल टू 0, x हमारा जो है ये वेरिएबल है, p इनिशियलाइज्ड एंड x की तो हमें कोई वैल्यू दी नहीं है। व्हाट विल बी दी, एक बार क्वेश्चन देख लो गलत तो नहीं लिख दिया हमने। व्हाट विल बी द रिटर्न वैल्यू, इंट क्वेश्चन ही गलत AI ने लिख दिया तो मैं इसको सही करके लाता हूँ। ओके, तो ये जो है ये हमारा जो है करेक्ट क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे बोला है व्हाट विल द रिटर्न वैल्यू ऑफ p, p इफ़ द वैल्यू ऑफ p इज इनिशियलाइज टू 5। ठीक है, तो हमने p को जो 5 से इनिशियलाइज कर दिया। नोट दैट द फर्स्ट पैरामीटर इज पास बाय रेफरेंस वेयर एज द सेकंड पैरामीटर इज पास बाय वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला पैरामीटर पास बाय रेफरेंस है। ठीक है, मैं जो पीछे वाला इसको डिलीट ही मार देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है,
तो हमसे ये कह रहा है कि जो पहला पैरामीटर पास बाय रेफरेंस है, मतलब हमारा जो है कुछ ये p नाम का वेरिएबल रहेगा जिसमें कि हमारी 5 वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है f, तो ये फंक्शन हमारा f है। इसमें सबसे पहले तो एंड x किया है, एंड ऑफ x किया है, मतलब x में जो है ये एड्रेस गया है p, है ना, ये p गया था x में, और इंट c है, ठीक है। तो यहाँ पर गया हमारा n% ऑफ x एंड c में हमारा नॉर्मली 5 गया। अब c इक्वल टू c माइनस 1, तो मतलब c हो गया हमारा 4। इफ़ c इक्वल टू 0 नहीं, c इक्वल टू 0 नहीं है, तो रिटर्न हमें कर जाना 1। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो x में हमें +1 करना है, ठीक है, x इक्वल टू x+1। तो यहाँ पर जो हमारा x था ये है, इसमें हमें +1 करना है, ओके। तो यहाँ पे 5 था हमारा, रिटर्न कर जाना है हमें यहाँ स्टार x से। रिटर्न करना x, c, तो f था हमारा। फिर हमने जो है x इक्वल टू x+1, मतलब क्या होगा हमारा कि अब अगर हमने यहाँ पे एड्रेस पास करा x में, ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टार लगाना चाहिए था हमको, ओके। तो जो हमारा जब हम ऐसे n% से पास करते हैं, n% x से किसी फंक्शन में, यहाँ पे जैसे n% c है, तो हमें जो है वेरिएबल का हमें x से ही हम जो है उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार x करके c करते हैं तो हमें क्या है, फिर हमें डी रेफरेंस करना पड़ता है स्टार x से, है ना। तो फिर हम वैल्यू अपडेट कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर है और यहाँ पर बस एक रेफरेंस है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला x इक्वल्स टू x+1, मतलब जो हमारा x था p की जगह यहाँ पर हो गया 6। उसके बाद हमने रिटर्न करा f ऑफ 6, c हमारा क्या होगा 4 था। एक बार अच्छे से फिर से, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमने f ऑफ रिटर्न करा p, तो यहाँ पर हुआ x, n% x, और यहाँ पर हुआ हमारा c, ठीक है। दोनों की जो p की वैल्यू है वो है हमारी 5। अगर हम x में कुछ भी चेंज करेंगे तो ओरिजिनल यहाँ चेंज होगा, और c में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो c वेरिएबल में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ हमने c वेरिएबल बनाया। c की इनिशियल वैल्यू हमने 5 दी क्योंकि यहाँ से फंक्शन से आ रहा है। उसके बाद हमने दी 4, एंड फिर इफ c इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो हमने x में +1 कर दिया, मतलब यहाँ पे कर दिया हमने 6। उसके हमने फंक्शन में करा 6,4 एंड इनटू हमने करा x हमारा यहाँ पर क्या था, x हमारा क्या है, p इक्वल टू x है ना हमारा, तो x हमारा 6। उसके बाद ये फंक्शन हमारी जो कॉल होगी, तो यहाँ पर जाएगा हमारा f ऑफ, ये क्या हो रहा है, ये x से माइनस हो रहा है, ये x से प्लस हो रहा है ना, जब तक 0 नहीं हो रहा। तो 7,3 इंटू 7, उसका यहाँ पर जाएगा f ऑफ 8,2 इंटू 8। उसके बाद यहाँ पर जाएगा f ऑफ 8, का 9,1 इंटू 9, और यहाँ पर जाएगा f ऑफ 10,0 इंटू 10। अब इसने ये रिटर्न करेगा हमको 1, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगी c0 हो जाता है, 1 रिटर्न करना है। तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10,9,876। तो इसको जो हम गेट कैलकुलेटर खोल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गेट कैलकुलेटर आ गया, इसमें हम जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हमें दे रहा है 30,240, है ना। तो 30,240 है हमारा आंसर, तो बट यहाँ पर जो है हमें आंसर में एक एक्स्ट्रा 0 आ रहा है, तो मैं इसको एक बार
ओके तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर मैंने इंटू 10 भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मेरे को इंटू 10 नहीं करना था। क्यों? क्योंकि जब हमारी फंक्शन कॉल होगी तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर इसने सीधे से वैल्यू रिटर्न 1 करेगा एंड यहाँ पर चले आएगा, ये वाली चीज़ पे जाएगा ही नहीं वो, है ना। तो यहाँ पर 1 रिटर्न करा तो 1 इंटू 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसका जब हम आंसर करेंगे तो वो आएगा हमारा 6521, है ना। एक मिनट में फिर से जो है कैलकुलेशन कर लेता हूँ। एंड यहाँ हमने इसके साथ साथ जो है एक और गलती कर दी है कि हमने यहाँ पर जो है जो हमारा हमने जो c की वैल्यू है वो हमने जो x की वैल्यू यहाँ पर हमने जो लिखी है वो हमने जो है हमारी ओल्ड वाली यूज़ करी है सारी, है ना। तो यहाँ पर ये सारी जो है वो लेटेस्ट वाली यूज़ होंगी। कैसे? मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमने कर दिया है ब्लंडर, एंड ये ब्लंडर हमें नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन भी था यहाँ पर, देखो 3024 नाम का ऑप्शन भी था। तो मोस्ट लोग जो है हो सकता है मतलब जो फंस जाएगा वो लगा देगा, जैसे कि मैंने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा है जो p वेरिएबल है उसमें हमारा 5 स्टोर है, और यहाँ पर जो c वेरिएबल है उसमें हमारा भी 5 स्टोर है, ठीक है। c हुआ हमारा, इस लाइन से c -1 हुआ 4, c इक्वल टू 0 नहीं है हमारा, तो x में हुआ +1, ठीक है। तो +1 हुआ मतलब 6 हो गया है ना। अब हमारी फंक्शन कॉल गई x, c की, है ना। तो x हमारा क्या है? यही हमारा x है। तो 6, 4 की हमारी फंक्शन कॉल गई। अब हमें इंटू पहले नहीं कर देना है, इंटू यहाँ पे बाद में x होगा, है ना। बट हमने यहाँ पे कर दिया था क्योंकि हमने ये रियलाइज़ ही नहीं करा कि x की जो वैल्यू वो अपडेट होके दोबारा आएगी। फिर यहाँ से हमें करना है f ऑफ 6 के बाद आता है 7, 7,3 इंटू में समथिंग, इंटू में x है मतलब हमारा x, यहाँ पे भी x, है ना। f ऑफ 8,3 2 इंटू x, f ऑफ 9,1 इंटू x। अब यहाँ पे जाएगा f ऑफ क्या जाएगा हमारा 10,0। अब 0 जाएगा तो ये जो है हमारा 1 रिटर्न करेगा, तो 1 इंटू x होगा। x की क्या वैल्यू है? अच्छा हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहे थे ना, तो यहाँ पर देखो f ऑफ जो 6,4 का कॉल गया तो यहाँ पर x जो है वो अपडेट होके यहाँ पर हमारा लेटेस्ट x क्या बना? 9 बना, है ना। ठीक है, तो हमारा जो x है वो 9 बन गया। तो जब हमारी ये वाली कॉल जाएगी तो ये वाली जब हमारी कॉल गई f ऑफ 9,1, तो यहाँ पर c हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। c कट के हो गया हमारा 3, 2, 1। अब 0 हुआ, c इक्वल टू 0 यहीं पे हो गया हमारा, तो हम रिटर्न कर जाएंगे यहीं से। तो ये जो वैल्यू 10 नहीं होगी, है ना। तो ऐसे मतलब कुछ लाइंस का हमें बहुत अच्छे ध्यान रखना है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू हमारा x की वैल्यू 9, और यहाँ पर हो जाएगा ये रिटर्न करेगा 9 इंटू 9, और ये रिटर्न करेगा हमारा 9 इंटू 9 इंटू 9, और ये रिटर्न करेगा 9 की पावर 4, ठीक है। तो 9 की पावर 4 को हम कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारा निकल के आता है 9 की पावर हमारी 4 आती है 6561, तो जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा आंसर, इसका बी है 6561। तो चलो अब हम जो है अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एंड काफ़ी सिली मिस्टेक करी हमने, जो कि मोस्टली चांसेस हैं कि हो सकती है एग्जाम में भी, तो हमें उन सबका ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन फंक्शन है इंट आई दिया हुआ है, ठीक है। एक स्टार पी आई दिया है जिसमें कि एड्रेस आई का स्टोर है, ये भी ठीक है। स्कैन परसेंटेज डी में हमने पी आई को प्रिंट कराया है, तो पी आई जो है वो तो हमारा एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई। और प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश, ठीक है, आई +5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो आई इनिशियलाइज नहीं है, तो कुछ गार्बेज वैल्यू होल्ड कर रहा होगा वो, और यहाँ पर हमने उसे अपडेट कर दिया है ना। तो कंपाइलेशन फेल नहीं होगा। एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स इन रन टाइम एरर। ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड इज 5 मोर देन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई। ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड इज 5 मोर देन द इंटीजर वैल्यू एंटर्ड। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है इंट आई जा रहा है ना। इंट आई यहाँ पे गया, उसके बाद स्टार पी, मतलब एक कोई पी आई नाम का वेरिएबल होगा जिसमें जो है आई का जो एड्रेस है वो स्टोर होगा, है ना।
तो यहाँ पे आई का एड्रेस मान लो 200 है, तो यहाँ पे जो है 200 स्टोर होगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा इधर। उसके बाद स्कैनएफ परसेंटेज डी में मैंने यहाँ पे स्कैनएफ देखा ही नहीं, मैंने यहाँ प्रिंटएफ करा, तो मतलब हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। तो स्कैनएफ परसेंटेज डी और यहाँ पे लिखा है पी आई, तो जिसका कि मतलब हुआ हमारा कि यहाँ पर जो है आई में जो है हम इनपुट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आई की जो भी वैल्यू इनपुट लेंगे। तो मान लो यहाँ पर हमने कुछ भी एंटर कर दिया है ना, यहाँ पर मान लो हमने 2 एंटर किया, उसके बाद परसेंटेज डी \n i+5, तो आई की जो भी वैल्यू उसमें 5 ऐड होकर मिल जाएगा। तो जो कंपाइलेशन फेल नहीं होगा क्योंकि प्रोग्राम एकदम 100% करेक्ट है। उसके बाद एग्जीक्यूशन रिजल्ट इन अ रन टाइम एरर, नहीं ये भी गलत है, कोई रन टाइम एरर नहीं आएगा। ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड इज 5 मोर देन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर ये बात है कि हम क्या लिखते हैं स्कैनएफ में हम लिखते हैं यहाँ तो परसेंटेज लिखा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देते हैं एड्रेस ऑफ आई देते हैं ना, तब जाके हम इनपुट लेते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ आई की जगह क्या दिया हमें पी आई, तो पी आई ही तो एड्रेस होल्ड कर रहा है आई का, है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो आई में ही स्टोर होगी। तो ऑन एग्जीक्यूशन द वैल्यू प्रिंटेड, यहाँ पे जो प्रिंट हो रही है इज 5 मोर देन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई, तो एड्रेस जो भी होगा वेरिएबल आई का उससे 5 ज़्यादा होगी, नहीं वो तो नहीं होगी क्योंकि हम आई प्रिंट करा रहे हैं, तो आई की ही कुछ वैल्यू प्रिंट होगी। एंड यहाँ पर बोल रहा है प्रिंट, हाँ तो जो इंटीजर वैल्यू है वो ज़्यादा प्रिंट होगी ना, क्योंकि आई में हम 5+ करके प्रिंट करा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया हमारा डी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। तो गाइस आज का जो वीडियो है उसमें हमने अभी टोटल जो है 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, 20 प्रॉब्लम्स। एंड अब जो है हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड हमारा टारगेट तो वैसे 50 का है, लेकिन अभी हम जो है कम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 50 से हमने पहले दिन 35 करी, फिर हमने 15 करी बस, एंड आज हमने बस 20 करी। वैसे अभी तक हमारी 150 प्रॉब्लम हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक बस हमारी हुई हैं 70 प्रॉब्लम्स, मतलब हम हाफ से भी जो है हमारी कम प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो हमें इसको पुश करना है जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा। एंड ओप्सो हमारा जो टारगेट है वो है 7000 प्रॉब्लम्स करने का गेट की, उसे हम अचीव कर पाएँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ये था आज हमारा डे 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नई और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।